नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने 26 जून 2025 के कुछ हालिया घटनाक्रम और रिपोर्ट्स हैं। आज हम इनमें छिपे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये अलग-अलग खबरें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की वैश्विक स्थिति से। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 आई है। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें 167 देशों में भारत का स्थान 99वां है। जी। और साथ ही वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? देखिए, ये रैंकिंग्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से आईना है। मतलब कि सतत विकास लक्ष्यों SDGs और वैश्विक शांति के पैमाने पर देश कहाँ खड़ा है। अच्छा। SDR में 99वां स्थान ये दिखाता है कि पर्यावरण, सामाजिक समानता, आर्थिक विकास, इन लक्ष्यों पर अभी काफी काम बाकी है, कह सकते हैं। वहीं शांति सूचकांक में 115वां स्थान ये शायद आंतरिक और बाहरी संघर्षों के प्रबंधन में जो चुनौतियां हैं उनकी ओर इशारा करता है। सही है। हमें ये भी देखना होगा कि पिछले सालों की तुलना में स्थिति बेहतर हुई है या नहीं, और किन विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और क्या देश के भीतर हो रहे कुछ काम इन वैश्विक लक्ष्यों से जुड़ते हैं? जैसे एक खबर है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये ऑफ ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन, ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, तो ये सीधे तौर पर सतत विकास, खासकर जो स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य है, उससे जुड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन ईंधन जिसे बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे सौर या पवन ऊर्जा। अच्छा, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता? जी। और ऑफ ग्रिड का मतलब है कि ये प्लांट सीधे नेशनल पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर ऊर्जा पैदा कर सकता है और वहीं इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये 5 मेगावाट का पायलट प्लांट, हालांकि ये पायलट है, पर इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये भारत की ऊर्जा निर्भरता और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम करने में मदद कर सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पहल हुई है। IIT गुवाहाटी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC/ST छात्रों के लिए पहली बार विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। हाँ, ये भी सतत विकास के सामाजिक समानता वाले पहलू से जुड़ता है। देखिए, उच्च शिक्षा में और खासकर IITs जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर हाशिए के समुदायों की भागीदारी बढ़ती है जी, तो ये समावेशी विकास के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ये अकादमिक जगत में विविधता लाने और अवसरों की समानता बढ़ाने की एक कोशिश है। सही कहा। अब देखना होगा कि इस अभियान को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और इसके क्या दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अफ्रीका से हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये कितना अहम है? ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। IOC जैसा शक्तिशाली वैश्विक संगठन, उसका नेतृत्व पहली बार किसी महिला के हाथ में आना, और वो भी अफ्रीकी महाद्वीप से। बिल्कुल। तो ये लैंगिक समानता और भौगोलिक प्रतिनिधित्व दोनों लिहाज से एक बड़ा मील का पत्थर है। हाँ। हालांकि असली चुनौती ये होगी कि क्या ये नियुक्ति खेल प्रशासन में वास्तविक बदलाव ला पाती है, खासकर महिला एथलीटों के लिए अवसर और समानता बढ़ाने में। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कजाकिस्तान में SCO शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का नेतृत्व किया। जी। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में अपना पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इन दोनों खबरों के क्या मायने हैं? देखिए, SCO बैठकें भारत के लिए मध्य एशिया और पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो यहाँ भारत का नेतृत्व क्षेत्रीय भू राजनीति में उसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। और दक्षिण कोरिया वाला कदम, वो दिलचस्प है। 64 साल बाद असैन्य रक्षा मंत्री की नियुक्ति, ये शायद सेना पर नागरिक सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। जो कई परिपक्व लोकतंत्रों में एक स्थापित सिद्धांत है। इसका असर वहां की आंतरिक राजनीति और शायद क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर भी पड़ सकता है। कुछ और छोटी लेकिन ध्यान देने वाली खबरें भी हैं। ईरान ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है। हाँ, ये तनाव बढ़ने का संकेत है। और अमेरिका ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया है। लेवल 2 मतलब बड़ी भी सावधानी बरतने की सलाह। जी।
और 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। साथ ही असम ने अंबुबाची मेला भी संपन्न हुआ। ये खबरें अलग अलग दिखती हैं, पर इनमें भी कुछ तार जुड़ते हैं, कह सकते हैं। ईरान का हमला मध्य पूर्व में तनाव की निरंतरता दिखाता है। अमेरिका का लेवल 2 परामर्श ये देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा धारणाओं का एक सूचक होता है। सही। नशीली दवाओं के खिलाफ दिवस एक वैश्विक सामाजिक समस्या पर ध्यान खींचता है, और अंबुबाची मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत की वैश्विक रैंकिंग्स कुछ चुनौतियां दिखाती हैं, लेकिन देश के भीतर ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें भी हो रही हैं। हाँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सक्रिय है और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहा है। हाँ, आज की चर्चा से एक बात तो साफ उभरती है, चाहे सतत विकास हो, वैश्विक शांति हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एक जटिल और लगातार बदलते परिदृश्य में अपनी राह बना रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घरेलू पहले जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, समावेशी शिक्षा या वैश्विक रैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को कैसे प्रभावित करती हैं आगे चलकर। और एक सवाल शायद सोचने लायक है, ये सभी घटनाक्रम, रैंकिंग हो, नई पहले हो या अंतर्राष्ट्रीय बदलाव, ये सब मिलकर भविष्य के लिए किस तरह के संकेत दे रहे हैं? क्या हम इन संकेतों से सीखकर बेहतर नीतियां बना सकते हैं?